सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक नहीं देखे हैं, देन प्लीज़ आप पहले उन्हें देखिए एंड देन आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होंगे एंड देन आप यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है व्हाट वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। जो सोनार में कौन सी तरंगें हमारी उपयोग में लाई जाती हैं। ओके, सो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। विच ऑप्शन इज़ राइट, और जो ऑप्शन आपका राइट होगा प्लीज़ आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए एंड आफ्टर डिस्कशन उसको क्रॉस चेक कीजिए। ओके, सो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में भाई सोनार का यूज़ कहाँ होता है। देखिए सोनार मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कि जो हमारा जो सोनार होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं समुद्र की जो गहराई नापने के लिए, यानी कि जो सी की जो डेप्थ होती है उसको नापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है भाई इसमें कौन सी वाली रेज होती हैं, यानी कौन सी वाली वेव्स होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि परासरभ तरंगों को हम लोग सोनार में यूज़ करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर दिए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन आपको पूरी फिजिक्स में नहीं मिलेगा। ओके, सो टाइम सब देखिए, जो हमारा कार्य क्या होता है, कार्य हमारा होता है फोर्स इनटू एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, और जो विस्थापन का मात्रक होता है हमारा मीटर। सो न्यूटन मीटर हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट। जो हमारा बेलनाकार लेंस होता है इन चारों ऑप्शंस में से किसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से बताइए कि भाई इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के लिए, यानी कौन सी बीमारी के लिए हम लोग ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन टाइम सब देखिए। सो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि जो बेलनाकार लेंस होता है, यानी सेंट्रिकल लेंस, उसका हम लोग यूज़ करते हैं भाई जो एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। अब हम बात करते हैं मायोपिया। भाई ये क्या होता है, इसमें जो हम यूज़ करते हैं लेंस वो करते हैं हम कॉनकेव, ठीक है, यानी कि अवतल लेंस। और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स का। ओके भाई, कॉन्वेक्स का यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी राशि सदिश है, सदिश राशि। आपके पास 10 सेकंड है भाई, बताना है इसमें से कौन सी राशि आपकी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। ओके, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ओके, सो टाइम से देखिए, बताया था मैंने जो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं वो क्या होती है भाई, हमारी क्वांटिटी प्लस वेक्टर। ठीक है भाई, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों का होता है कॉम्बिनेशन, तब हम उसको बोलते हैं भाई सदिश राशि। देखते हैं इनमें से कौन सा भाई सदिश राशि है। सो हमारा जो त्वरण है वो हमारी सदिश राशि है, ना तो मास है ना एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा भी नहीं है, ना द्रव्यमान है। ठीक है, हमारी जो सदिश राशि है वो कौन सी है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर। जो हमारा बहता हुआ पानी होता है उनमें उसमें किस प्रकार की जो ऊर्जा हमें मिलती है। ओके, सो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन इज राइट। देखिए भाई, पानी बह रहा है, पानी बह रहा मतलब चल रहा है भाई, चल रहा है, गतिमान है, तो कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है अ कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस टू। एक जो संधारित्र है उसका कार्य है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कर सकते हो द वर्क ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, इंग्लिश में। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर बताइए, चारों में से कौन सा राइट है। संधारित्र, कैपेसिटर। चलिए टाइम सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संधारित्र की, यानी कि कैपेसिटेंस की। भाई होता क्या है कैपेसिटर, ये होता है, आपने देखा होगा आपके जो फ़ैन होते हैं, फ़ैन यानी सीधे सीलिंग फ़ैन होते हैं, उसमें क्या होता है भाई, उसमें एक लगा होता है भाई, उसको हम बोलते थे कंडेंसर।
वही हमारा काम करता है कैपेसिटेंस का। क्या करता है भाई, वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, यानी कि जो आवेश है उसको स्टोर करता है, यानी कि आवेश को संग्रहित करता है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, स्टोर चार्ज, यानी कि आवेश को संग्रहित करता है, जिससे कि हमारा जो पंखा है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, यानी कि रुके ना बीच में, उसको कंटिन्यूसली उसको करंट मिलता रहे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो ताप के साथ क्या होता है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, फटाफट से कौन सा आंसर है आप बताइए जल्दी से। भाई ताप के साथ आंतरिक प्रतिरोध का क्या संबंध है। ओके, सो टाइम सब देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो ताप के साथ क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध वो घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1R के। ओके, जो हमारा टेम्परेचर होता है, ताप क्या होता है भाई, जब ताप बढ़ता है तो R हमारा घटता है। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट, यानी कि ताप के साथ घटता है। अगर ताप बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है टू प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक जो विद्युत क्षेत्र है उससे बचने के लिए भाई किसी वस्तु को हम लोग किस प्रकार रखेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर बताइए फटाफट से विद इन 10 सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट जिसको याद है वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। ओके, सो टाइम सब देखिए, ये आपके लिए है होमवर्क। आपको जो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है भाई अज्यूमिंग अर्थ एज अ होमोजीनियस पेयर ऑफ रेडियस, आपको दी इतनी, इट इज़ कैपेसिटेंस विल बी ऑर्डर। देखिए पृथ्वी को जो है इतने, देखिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो इतनी है, को एक समान गोला मानने पर उसकी जो धारिता कितनी होगी। ओके, आपके पास 10 सेकंड है। आपसे पूछा गया है सी, यानी कि किसी धारिता हमारी पृथ्वी की। ओके, तो टाइम सब देखिए, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, स्फेरिकल है। तो बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में कि भाई जो स्फेरिकल होता है हमारा, उसका जो सी होता है यानी कि धारिता होता है वो हमारा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये होता है आर, उसकी क्या होती है, आर रेडियस होती है, आर होती है उसकी त्रिज्या। ओके, मतलब किसी भी स्फेरिकल हमारे पास कोई सीध है उसका जो सी होता है यानी कि कैपेसिटेंस यानी कि वीकेन से धारिता वो होती है हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए हमको आर पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है भाई 1/9 इंटू 10⁻⁹। ओके, इंटू अब आर की वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई 7.11 इंटू 10⁻⁻4। इसका जो मात्रक होता है यूनिट होती है वो होती है हमारी फैराड। ओके, एफ। ओके, अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कोटिमान क्या होगा। अब जो कोटिमान जो होता है हमारा वो 10 टू द पावर में होता है। अब देखिए ये वाला जो टर्म है हमारा वो 5 से ज़्यादा है, 5 से बड़ा है ना भाई ये, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, जो एक पावर है जुड़ जाएगी, तो 10 टू द पावर -4 + 1 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 फैराड। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ राइट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हमें कोई भी स्पेरिकल यानी कि वीकेंड से एक मतलब पृथ्वी के आकार कोई भी चीज़ दी है गोलाकार, तो जो उसका जो धारिता होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है हमारी 1/9 10 टू द पावर 9। ओके, ये वाली वैल्यू होती है इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, केवल आर की वैल्यू हमें गिवन है ये वाली। ओके, सो हमने सॉल्व कर लिया, इसका आगे आंसर ये है। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है भाई अ हीटर प्रोड्यूस हीट क्यू, जो एक हीटर है V वोल्ट का है और जो क्या करता है भाई क्यू जूल की जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड। ओके, इफ़ इट्स रेजिस्टेंस वायर इज कट ऑफ हाफ। देखिए अगर उसका जो तार है उसको आधा कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है द हीट जनरेटेड विल बी, तो भाई जो उसमें जो हीट जनरेट होगी यानी कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कितनी होगी। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए विद इन 10 सेकेंड्स। हीट, वर्क, पावर, एनर्जी आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। ओके, सो टाइम सब देखिए, हमें पता होता है भाई हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू होता है हमारा V²
टी अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए क्या जा रहा है भाई, एक हीटर का जोड़ने पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो उसका जो तार है वो काट कर आधा कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आधा कर दिया, मान लो पहले उसकी लेंथ एल थी, बाद में कितनी हुई L/2, तो भाई जो उसका पहले रजिस्टेंस था आर था, अगर जो तार है उसकी लंबाई आधी कर दी जाती है तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सो H1 अपॉन H2, V तो वोल्टेज क्या है भाई, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, और जो T है वो भी कांस्टेंट है, तो क्या है होगा R1 अपॉन R2। ओके, R1 नीचे होगा क्योंकि भाई ये नीचे है अपॉन में। सो H1 की वैल्यू क्या है, Q है, तो Q अपॉन H2 इज इक्वल्स टू R2 की वैल्यू क्या है, R/2 अपॉन R से R कैंसिल, तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, Q/2। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, H इज इक्वल्स टू होता है हमारा V² T अपॉन R। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट घंटा में भाई कितने जूल होते हैं, आपको बताना है 10 सेकंड में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कितनी बार मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि भाई 1 किलोवाट घंटा क्या होता है और इसमें कितने जूल्स होते हैं। ठीक है, ओके, सो टाइम्स ऑफ देखिए हमें पता होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 3.6 × 10⁶। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए बताऊँ मैं आपको एक बार, 1 किलोवाट आवर अगर हम इसको चेंज करेंगे जूल में तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1 × किलो से क्या करेंगे, किलोवाट आवर, आवर को चेंज करेंगे हम लोग किसमें, सेकंड में, तो 60 × 60 बस। ये अब जो किलोवाट है उसको क्या करेंगे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। किलो से चेंज करेंगे हम लोग तो 3, तो बस इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 3.6 की 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है भाई अ होलो स्फेयर ऑफ रेडियस r इज गिवन चार्ज q। एक हमारे पास कोई खोखला जो चालक गोले को q आवेश दिया जाता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इसके जो सेंटर यानी कि इट्स सेंटर विल बी, जो इसके केंद्र पर भाई विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, मतलब जो इसके सेंटर है, केंद्र है, उसके उस पर जो है विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपके पास 10 सेकंड है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। खोखला गोला भाई याद रखना, खोखला गोला दिया है, होलो स्फेयर दिया हुआ है। होलो स्फेयर के केंद्र पर भाई 0 हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लर्न करने वाली चीज़ है और कॉन्सेप्चुअल चीज़ है भाई। ठीक है, होलो स्फेयर के जो होलो स्फेयर है वो भी कैसा है, चालक है यानी कि कंडक्टिंग है। उसके केंद्र पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 0। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव रेजिस्टेंस। एक आदर्श विभव मापी का प्रतिरोध क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से विद इन 10 सेकंड इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आपको बताना है। आदर्श है भाई, आइडल है, आइडियल वोल्टमीटर है। देखिए वोल्टमीटर का काम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर हमारा होता है भाई जो कि वोल्टेज को नापने के लिए भाई काम लेते हैं हम लोग, वोल्टेज को नापने के लिए काम आता है। ठीक है, अब वो लोग, अब देखिए अगर हमें इस टाइप से कोई सर्किट दिया है, हमसे पूछा जा रहा है कि R1 की बताइए भाई क्या वोल्टेज R1 कितने होंगे, तुम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लगा देंगे हम वोल्टमीटर को। ठीक है भाई, जो वोल्टमीटर है वो R1 के लगा देंगे पैरेलल में। अब बात हो रही है कि भाई इसका जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए इसके अंदर। अब भाई इसके अंदर क्यों होना चाहिए, अब ये तो माप रहा है। अगर मान लो अगर इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस हुआ तो क्या होगा भाई, जो उसकी रीडिंग है उसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएंगी। तो क्या करते हैं हम लोग, जो इसका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग मानते हैं इनफाइनाइट। क्यों मानते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए हमें पता होता है कि अगर कोई 2 रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल लगे हुए हैं, तो हम लोग कैसे निकाल देते हैं 1/R1 + 1/R2। अगर इसका अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, तो क्या होगा 1/∞ तो क्या हो जाएगा 0। इसलिए जो इसका जो वजूद होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको लेते हैं इनफाइनाइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू जो हमारी गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग चार्ज Q विल बी।
गैस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से जिसके अंदर Q आवेश है निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है भाई, देखिए आपने पढ़ा होगा गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम। चलिए बताऊंगा मैं आपको। ओके सो टाइम सब देखिए बताऊँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ गॉस थ्योरम क्या होती है। जो हमारी गॉस थ्योरम है वो क्या होती है। गॉस थ्योरम से कहती है भाई कि अगर हमारे पास कोई बंद सतह है यानी कि कोई क्लोज सरफेस है, उससे निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होता है यानी कि फाई होता है वो हमारा होता है Q/ε0। ओके, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसी बंद सतह से जिसके अंदर Q आवेश है निकलने वाला कुल फ्लक्स होता है Q/ε0। ओके, ये गॉस की थ्योरम होती है। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है किरचॉफ सेकंड लॉ फॉलोज। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो कौन से नियम को फॉलो करता है, यानी कौन से नियम का पालन करता है। आपके पास 10 सेकंड है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आप बताइए। किरचॉफ लॉ। ओके, तो टाइम्स अप। देखिए जो किरचॉफ लॉ होता है, जो सेकंड लॉ होता है किरचॉफ का, वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या करता है, ओबे करता है, यानी कि उसको फॉलो करता है। फॉलो है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर बात आती है प्रथम वाले की यानी कि फर्स्ट लॉ किसका करता है। जो फर्स्ट लॉ है वो किसको फॉलो करता है। जो फर्स्ट लॉ है वो हमारा फॉलो करता है भाई आवेश के संरक्षण को, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन को करता है भाई। उसका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करता है किसका, चार्ज कंजर्वेशन का। ठीक है भाई, और जो सेकंड लॉ वो किसका करता है, एनर्जी कंजर्वेशन का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है भाई जो वान डी ग्राफ है, वेन डी ग्राफ जनरेटेड इज यूज टू, जो कि जनरेटर का कार्य करता है। अब भाई किसके लिए करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए फटाफट से, जल्दी से पढ़ के ऑप्शंस। 1D ग्राफ को बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में। ओके, सो टाइम सब देखिए जो 1D ग्राफ होता है वो हमारा यूज़ होता है जो उच्च दृष्ट विभव प्राप्त करने के लिए, यानी कि हाई डीसी वोल्टेज को गेन करने के लिए, हाई डीसी वोल्टेज को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको, 1D ग्राफ को। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, यानी कि उच्च दृष्ट विभव को प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1D ग्राफ को, जो 1D ग्राफ जनरेटर को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, यानी कि जो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। आपके पास 10 सेकंड है, बताइए फटाफट से विद इन 10 सेकंड जो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। ओके, सो टाइम सब देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाई विद्युत वाहक बल, इसको हम मानते हैं ई। जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि आवेश, यानी कि कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, तो हमें पता है भाई कार्य का क्या होता है, मात्रक जूल होता है, और जो आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है भाई, कूलम होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जूल अपॉन कूलम, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/Q, कार्य अपॉन आवेश। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा जा रहा है जो 1D ग्राफ जनरेटर है क्या कह रहा है, अधिक दृष्ट विभव जो उत्पन्न कर सकता है उसका जो कोटिमान क्या है। जो हमारा जो 1D ग्राफ है, जो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो DC जो विभव है वो उत्पन्न कर सकता है वो कितना है। आपके पास 10 सेकंड में बताइए भाई कितना मैक्सिमम वो वोल्टेज को जनरेट कर सकता है। ओके, सो टाइम सब देखिए जो 1D ग्राफ होता है हमारा वो हमारा जनरेट करता है 3 × 10⁴ वोल्ट के वोल्टेज को वो जनरेट करता है। कौन, ये 1D ग्राफ। तो पूछा जा रहा है हमें कोटिमान। अब देखिए जो 3 है वो क्या है, 5 से कम है, तो क्या होगा भाई, ये ऐसा कैसा रहेगा, सेम टू सेम। तो क्या आ जाएगा हमारा 10⁴ वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है व्हेन 2 कंडक्टर्स आर कनेक्ट इन सीरीज, भाई दो जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी में जोड़े जाते हैं। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 25 ओम, जो उनका संयुक्त प्रतिरोध है वो 25 ओम है। एंड व्हेन दे कनेक्टेड इन द पैरेलल, जब वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, देयर नेट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। सो 4 ओम, तो जो उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो होता है 4 ओम।
बताना है आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो उनके मान क्या होंगे दोनों के। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। इसमें 2 कंडीशंस हैं, 2 हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं, आपको बताना है वैल्यूज़। ठीक है, तो टाइम सब देखिए। आप सबसे पहली चीज़ उसने कहा है भाई उनको जोड़ा जाता है सीरीज़ में, तो मान लेते हैं R1 है, ये R2 है। हमें पता होता है कि सीरीज़ में जब निकालते हैं नेट तो क्या होता है R1 + R2, कितना दिया है 25 ओम, 25। अगर हम बात करें समांतर की, कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 ऊपर R2 नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई R1 R2 अपॉन R1 + R2 होता था ना। अगर 2 कोई भी हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका जो नेट होता था, नेट प्रतिरोध वो होता है इतना। ये दिया है हमको 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। अब देखिए यहाँ से पता है हमें क्वेश्चन नंबर पहली से, इसकी वैल्यू क्या है 25। यहाँ पुट कर देंगे तो क्या जाएगा R1 R2 की वैल्यू क्या जाएगी 25 × 4 यानी कि 100। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी हमारे 20 ओम, जो R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 ओम। ओके, सो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ राइट। ओके, देखिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 20 × 5 100 होता है और 20 + 5 25, और अदर जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 20, 1 पिकोफैरड इज इक्वल्स टू, जो 1 पिकोफैरड हमारा इनमें से किसके बराबर होता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से उसको सॉल्व कीजिए। पिको की बात हो रही है भाई। 1 पिको में कितने होते हैं, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ओके, देखिए मैं बताऊँ आपको, जो 1 पिको होता है हमारा उसमें 10⁻⁻12 होते हैं भाई, ठीक है। मान लो मीटर, तो ये हमारे मीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ फेरड दिया हुआ है, तो 1 पिको फेरड बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻12 फेरड। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए डी इज़ राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।